स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द फेयर फाउंडेशन एकेडमी में। मैं रुखसाना स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम के डेट आ गए हैं, संभावित डेट जो कि 2 मई को है। उसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जेपीएससी के एग्जाम में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 24 अंक के लिए होते हैं। तो आज हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले आगे की क्लास की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे सीएनटी एक्ट भी कहा जाता है। ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1908 में। फ्रेंड्स, ये 1908 में लागू हुआ था, लेकिन इसका प्रारूप 1903 में ही बन चुका था। इसका प्रारूप 1903 में बन चुका था, लेकिन इसे लागू 1908 में किया गया। फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन क्या था? ये लागू क्यों किया गया? ये जो सीएनटी एक्ट लगा हमारे झारखंड में, एसपीटी एक्ट लगा, ये सब क्यों लगा? इसके पीछे एक रीजन ये था कि जब हमारे झारखंड में आदिम जनजातियों का आगमन हुआ, उस समय झारखंड पूरी तरह से जंगल झाड़ से भरा हुआ था। और तब उन आदिम जनजातियों ने क्या किया कि उन जंगल झाड़ को साफ सफाई करके, उन जंगलों को कटाई करके, साफ सफाई करके उस भूमि को खेती योग्य बनाया। लेकिन इतने मेहनत के बाद फिर जब बाहर से लोगों का आगमन होना शुरू हो गया, तो वो बाहर से आए लोग उन जमीनों पर हस्तक्षेप करने लगे, और ये उन आदिम जनजाति के लोगों को पसंद नहीं था। तो बस इन्हीं भूमि संबंधी विवादों से बचने के लिए हमारे झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू हुआ। चलिए देखते हैं सीएनटी एक्ट के बारे में कुछ प्रश्नों को। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ? तो सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ? वो 1908 में लागू हुआ था। इसका प्रारूप कब तैयार हुआ था? तो इसका प्रारूप तैयार हुआ था 1903 में। नेक्स्ट है हमारा, फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीएनटी एक्ट है, ये कई अध्यायों में, कई धाराओं में बटा हुआ है, और हर धाराओं में कुछ महत्वपूर्ण बातों का विवरण किया गया है, उनकी परिभाषा दी गई है। तो जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको भी हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को मैंने आज के प्रश्नों में शामिल भी किया है। चलिए देखते हैं इसमें कुल धाराओं की संख्या कितनी है, कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। सीएनटी एक्ट में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो वो है 19। इसमें सीएनटी एक्ट में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो कुल धाराओं की संख्या है 271, 271। अध्यायों की संख्या 19 है और धाराओं की संख्या 271 है। नेक्स्ट है, इसमें सीएनटी एक्ट में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ था 1920 में। फ्रेंड्स, सीएनटी एक्ट में जब से ये लागू हुआ तब से लेकर अब तक कई बार इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। तो इसका प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1920 में। और अभी तक टोटल कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो वो हुए 26 बार। ये देखिए, सीएनटी एक्ट 1908 में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो वो हुए हैं 26 बार। नेक्स्ट है हमारा, क्लीवलैंड ने किसके उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान घोषित किया? तो क्लीवलैंड ने किसके उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान घोषित किया था? तो वो आदिवासियों के लिए उसने हिल असेंबली प्लान को घोषित किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वैसी भूत रीति जिसे परिवार में पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वैसी भूत रीति जिसे परिवार में पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पुनर्ग्राह भूत रीति कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ टफ वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स है, उनको देखते हैं। भूत रीति किसे कहते हैं? तो भूत रीति भूमि को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ रैयत। तो रैयत किसान के लिए ये वर्ड आया है, रैयत किसान के लिए ये वर्ड आया है। नेक्स्ट है भूस्वामी। तो भूस्वामी किसी भूमि का जो मालिक है उसे भूस्वामी कहा जाता है, और वो मालिक
जब किसी और को उस भूमि पर खेती करने के लिए देता है जिस किसान को, उसे रैयत कहा जाता है। तो जिसने भूमि दिया उसे भूस्वामी और जिसने खेती के लिए लिया उसे रैयत कहा जाता है। तो रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पुनर्ग्राह भूधृति। नेक्स्ट है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो वो हुआ था 1793 में, 1793 में। नेक्स्ट है CNT एक्ट के तहत जोत का क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स, यहाँ CNT एक्ट के तहत जोत का क्या तात्पर्य है? तो वो है रैयत द्वारा धारित भूमि। अभी मैंने बताया कि जब किसी भूस्वामी के द्वारा उसकी जमीन, उसकी भूमि को किसी और को दिया जाता है, किसी रैयत को, तो उस रैयत द्वारा जिस भूमि को उसने धारित किया हुआ है, जिस पर वो खेती करने वाला है, उसे ही जोत कहा जाता है, उस भूमि को जोत कहा जाता है। नेक्स्ट है CNT एक्ट के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो सिविल न्यायालय का आदेश, सिविल न्यायालय के आदेश को ही डिक्री कहा जाता है। CNT एक्ट के तहत सिविल न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसे डिक्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है CNT एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? बंदोबस्त रैयत को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो वो है धारा 17 में। धारा 17 में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा CNT एक्ट की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान है? तो वो है धारा 22 में। तो रैयत की जोत से बेदखली, किसान को उसकी भूमि से बेदखल करने के संबंध में किस धारा में इसका प्रावधान है? तो वो है धारा 22 में। नेक्स्ट है हमारा CNT एक्ट 1908 की धारा 53 के तहत किस रीति द्वारा लगान का भुगतान किया जाएगा? तो CNT एक्ट 1908 के तहत धारा 53 के अंतर्गत किस रीति या किस तरीके से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो वो है माल कचहरी में या फिर डाक मुद्रादेश द्वारा, मनी ऑर्डर द्वारा। नेक्स्ट है हमारा CNT एक्ट 1908 के तहत कोडकर का क्या तात्पर्य है? कोडकर का क्या तात्पर्य है CNT एक्ट के तहत? तो चलिए देखते हैं। किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोडकर तैयार की गई भूमि, किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोडकर तैयार की गई भूमि को क्या कहते हैं? कोडकर। और इसका प्रावधान किस धारा में है? तो वह है धारा 64 में। धारा 64 में इसका वर्णन किया गया है कोडकर भूमि का। तो फ्रेंड्स, कोडकर भूमि का तात्पर्य क्या है कि जब बहुत सी जगहों पे जंगल झाड़ियां हैं, पर्वत पठार हैं, पर वैसे भी जगहों को किसी रैयत के द्वारा अगर जमीन को कोड़ कर उसे साफ सफाई करके उस भूमि को खेती लायक बनाया जाता है तो उसे कोडकर भूमि कहा जाता है। और इस कोडकर भूमि का वर्णन किस धारा में है? तो वो है धारा 64 में। और जब इतनी मेहनत करके रैयत कोडकर भूमि तैयार करता है तो उस पर फ्रेंड्स सरकार द्वारा 4 वर्षों तक कोई लगान नहीं लगता है, उस पर कोई लगान 4 वर्षों तक नहीं लगता है। और बाद में अगर लगता भी है तो दूसरे भूमि के अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है हमारा CNT एक्ट 1908 की किस धारा में भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? तो वो है धारा 118 में। धारा 118 में CNT एक्ट 1908 के तहत भूस्वामी के विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा दी गई है। तो फ्रेंड्स, विशेषाधिकार भूमि का क्या तात्पर्य हुआ कि किसी भूस्वामी को उसकी भूमि पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं कि उनको उस भूमि पर कोई लगान नहीं देना पड़ता। तो इस तरह के कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। उसका वर्णन किस में है, किस धारा में? तो वह धारा 118 में। नेक्स्ट है हमारा CNT एक्ट के तहत
तहत भूमि के लगान में परिवर्तन हेतु कौन अधिकृत है? सीएनडी एक्ट के तहत अगर भूमि के लगान में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए कौन अधिकृत है? तो उसके लिए है जिला उपायुक्त। उसके भूमि के लगान में परिवर्तन कौन कर सकता है? वो जिला उपायुक्त। नेक्स्ट है सीएनडी एक्ट के तहत लगान का भुगतान कब किया जाता है? लगान का भुगतान सीएनडी एक्ट के तहत कब किया जाता है? तो वो कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन। तो कृषि वर्ष से तात्पर्य यहाँ ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में उनकी उपज के आधार पर उनका कृषि वर्ष अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो उनका जो कृषि वर्ष होता है उसके तिमाही के अंतिम दिन उनको लगान का भुगतान करना होता है। कहीं कहीं ये तिमाही के अंतिम दिन होता है, कहीं कहीं ये 90 दिन भी रहता है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है सीएनडी एक्ट की प्रक्रिया के संबंध में कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? सीएनडी एक्ट की प्रक्रिया के संबंध में कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? तो वह है राज्य सरकार। नेक्स्ट, छोटा नागपुर में भूमि संबंधित कानूनों का आरंभ कब माना जाता है? तो भूमि संबंधित कानूनों का आरंभ कब माना जाता है? 1765 में। फ्रेंड्स, सीएनडी एक्ट जो भूमि संबंधित कानून है ये लागू तो हुआ था 1908 में, लेकिन इसका आरंभ 1765 में ही माना जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद से ही भूमि संबंधित कानूनों का आरंभ छोटा नागपुर में माना जाता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में विल्किंसन रूल कब आया? तो वो आया था 1837 में। नेक्स्ट है, सीएनडी एक्ट के तहत पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? तो सीएनडी एक्ट के तहत पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? उसका अधिकार होगा पुत्र को इसका अधिकार होगा। भूयिहारी कानून को किस वर्ष मान्यता दी गई? भूयिहारी कानून को किस वर्ष मान्यता दी गई? तो 1869 को, 1869 को। नेक्स्ट है, भूस्वामी का तात्पर्य। तो फ्रेंड्स, भूस्वामी का तात्पर्य मैंने यहाँ भी आपको बताया था, ये देखिए यहाँ। तो भूस्वामी किसे कहते हैं? जिसने किसी और को अपनी भूमि खेती के लिए दी हुई है, रैयत को भूमि दी हुई हो। तो यहाँ देखिए, जिसने काश्तकार को जमीन दी हो, तो काश्तकार रैयत को ही कहा जाता है। किसान को ही रैयत भी कहा गया है इसमें, और काश्तकार भी। तो जिसने काश्तकार को जमीन दी हो उसे ही भूस्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भूमि सर्वेक्षण का काम कौन करता है? तो भूमि सर्वेक्षण का काम कौन करता है? अमीन करता है। भूमि को लेकर जो भी सर्वे का काम होता है उसे कौन देखता है? तो अमीन देखता है। सर्वेक्षण का काम अमीन करता है। नेक्स्ट है हमारा, मुंडारी कुटकटी व्यवस्था को किस वर्ष कानूनी मान्यता प्राप्त हुई? मुंडारी कुटकटी व्यवस्था ये मुंडाओं से संबंधित है, और इस कानून को किस वर्ष कानूनी मान्यता प्राप्त हुई? तो वो हुई थी 1903 में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सीएनडी एक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले क्लास में भी मैं सीएनडी एक्ट से ही जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले अगले क्लासेस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, मिलती हूँ अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।